हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई नो आप सभी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड अब आप काफ़ी सवालों के जवाब खोज रहे हो। उसमें से कुछ सवालों का जवाब हम लेके आए हैं आपके सामने। सो आज जाने की बहुत ढेर सारी चीज़ें कि 2024 और पेपर 2025 का पेपर है, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ रही, क्या अंतर है, क्या चीज़ें रिलेटेड थी, इसके अलावा कौन से शिफ्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आया था, लेबल क्या था, कितने शिफ्ट में पेपर हो गए, ठीक है, क्या ऐसे फोकस एरिया थे 2025 के एग्जामिनेशन में, स्पेशली इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरऑल एनालिसिस। जो हमारा 13 मई से एग्जाम शुरू हुआ था 3 जून के बीच, ठीक है, वो हम सिर्फ डोमेन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस एरिया क्या रहेगा इस पूरे जो हम डिस्कशन करने वाले ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था, 2025 और 24 का पेपर एनालिसिस अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैसा था, यूनिट वाइज और बुक वाइज क्या वेटेज था, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पीवाईक्यू का कुछ इंपॉर्टेंस था कि नहीं था, ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट कौन से रहे हैं, की फैक्टर्स कौन से रहे हैं सीयूटी 2025 में, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे हैं और पैटर्न क्या रहा है क्वेश्चंस का, ये सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर आप 2026 में प्रिपेयर करोगे तो भी आगे चल के वीडियो आपके काम आने वाली है, लेकिन जिसका एग्जाम खत्म हो चुका है उसके लिए भी ये कट ऑफ एक्सपेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ इस शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था, तो उस समझ सकते हो कि इसको नॉर्मलाइज करके चीज़ें को थोड़ा कवरेप किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे ओवरऑल पेपर एनालिसिस के बारे में। तो देखो, इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा शिफ्ट में नहीं हुआ है जितना कि सारे सब्जेक्ट हुए हैं। जैसे जीएटी का बहुत ढेर सारा शिफ्ट हुआ है, लैंग्वेज का बहुत ढेर सारा शिफ्ट हुआ है। तो 13 मई से 16 मई के बीच में ये 13 मई फर्स्ट दोनों शिफ्ट में एग्जाम था, 14 मई को भी था, 15 मई को सारे शिफ्ट में था। लेकिन अगर 19 से 25 मई वाला देखोगे ना तो इसमें सारे में इकोनॉमिक्स नहीं था। जो अभी तक मेरे को थोड़ा बहुत डाटा मिला उसी हिसाब से बता सकते हैं कि 21 को था, 22 को था, 24 को था, 25 को था एंड 27 से 3 जून वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर था। 27 को, 28 को, 29 को, 30 को दोनों शिफ्ट में, 31 को फर्स्ट शिफ्ट में एंड 2 और 3 को पेपर तो था ही था। ठीक है, तो ये ओवरऑल इतने पेपर्स एक्सपेक्टेड है कि हुए हैं, अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वेटेज क्या रहा, कौन से चैप्टर का, कौन से बुक के, कौन सी यूनिट का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है। ठीक है, तो 13 मई से सबसे पहले 16 मई का जो भी एग्ज़ाम हुआ, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी। न्यूमेरिकल 2 से 3 आए थे और ये जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम था इतना ज़्यादा ईजी था कि सारे बच्चों का बहुत ही अच्छा गया। ठीक है, उसमें पैसेज ये दोनों से मोस्टली इसी दोनों टॉपिक से पैसेज आ रहे थे, जीएसटी से पैसेज आ रहे थे एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का मोस्ट आज जो टॉपिक था वो यही था। ठीक है, मोस्टली जो टॉपिक थे वो इसी यूनिट से आए हुए थे, इससे जो कहते हैं चैप्टर से आए हुए थे। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड फेज में जाते हैं, ठीक है, 16 से 31 मई तक उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने देखने को मिला। इसमें जो सेकेंड फेज आपका एग्जाम शुरू हुआ तो उसमें कॉस्ट का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कॉस्ट का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन का पोर्शन बढ़ा लेकिन रिटर्न टू स्किल का पोर्शन बढ़ गया। नेशनल इनकम फर्स्ट फेज में बहुत कम पूछा गया, सेकेंड फेज में थोड़ा ज़्यादा पूछा गया। ग्राफ ऑफ रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिला। इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर की भी इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, एप्लीकेशन टूल ऑफ डिमांड की मिले बट उतना नहीं मिले। लेकिन जैसे हम थर्ड शिफ्ट में आए, ये दोनों थर्ड शिफ्ट है, तो 19 मई से 24 मई के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ है, देखो बहुत बड़ा फैक्ट है कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैक्रो का वेटेज बहुत कम था, बहुत ही कम, 40% माइक्रो था समझ लो, माइक्रो 60% था, उससे ज़्यादा ही कर सकते हैं आप माइक्रो को। ठीक है, तो इस फेज में देखो कॉस्ट एंड रेवेन्यू से पूछा गया है, कंज्यूमर थ्योरी AD&AS से न्यूमेरिकल पूछा गया, बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग से पैसेज पूछा गया एंड एप्लीकेशन ऑफ टूल और डिमांड यानी कि प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर से क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो ये भी इसी फेज का पार्ट है, लेकिन जो 2 और 3 जून को एग्जाम हुआ है ना, इस फेज से बिल्कुल अलग था, इसीलिए मैंने इसको अलग तरीके से दिखाया है कि भैया इसमें सबसे पहले याद रखना 2 और 3 जून को जो भी एग्जाम हुए थे बहुत ही इजी आए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कम से कम 30 क्वेश्चन था और मैक्रो का बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चन था, बच्चे ने ऐसे ही बताया। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखे हैं इन सारे एग्जाम्स में। कुछ बात करते हैं कॉन्सेप्ट या फिर रिलेटेड टू पीवाईक्यू। देखो पीवाईक्यू के बारे में आपसे क्या छुपाना, और आपको सारी चीज़ें पता है कि हमारा जो 2024 का एग्ज़ाम रहा है ना, 2024 का
जो भी हमारा सिलेबस था, सिलेबस बिल्कुल अलग था। हमारा सिलेबस क्या था, पूरे इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, राइट। एक था हमारा माइक्रो, ठीक है, दूसरा हमारा था मैक्रो, और तीसरा हमारा जो था वो इंडियन इकोनॉमिक्स था, ठीक है, इंडियन था। अब देखो इसका जो माइक्रो का पोर्शन होता था सबसे कम होता था, सबसे ज़्यादा कम होता था, ठीक है। सबसे ज़्यादा लार्ज पोर्शन इसी के होते थे, इसके मीडियम होते थे, ठीक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा मीडियम क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन जज्बात बदल गए 2025 में, और 2025 में जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया तब जाके सिलेबस चेंज हुआ। यानी कि पहले से जो आधे बच्चे थे प्रिपेयर कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक्स ही, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में जाके जब नोटिफिकेशन आया तो सिलेबस पूरा बदल गया। और पूरे सिलेबस में क्या बदला कि 2025 में सिर्फ 2 ही बुक रखा गया, एक वो जो माइक्रो। अब माइक्रो में दिक्कत क्या था बच्चों को, मैक्रो बहुत ही आसान लगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि पहले से भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, और नेशनल इनकम जैसे चैप्टर अब उनको इजी लगने लगे। जैसे पता चला माइक्रो ऐड हुआ, क्यों? क्योंकि माइक्रो आप क्लास 11th में पढ़े हो और क्लास 12th में आपको फिर से पढ़ना, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाया नहीं गया, तो वो थोड़ा टफ हो गया। और देखा गया कि 2025 में जो वेटेज है माइक्रो का, ये लार्ज पोर्शन कवर करने लगा। अप्रोक्स 60 to 70% जो क्वेश्चन है बेटा कहाँ से आ रहा है, माइक्रो से आ रहा है। और मैक्रो का जो क्वेश्चन है, ठीक है, अप्रोक्स 30 से 40% आ रहा है। इसका मतलब अगर देखो तो ये बहुत बड़ा जो लार्ज 2024 में कवर कर रहा था और 2025 में यही आके बहुत कम अमाउंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब पीवाईक्यू का ज़्यादा कुछ रोल है नहीं आपके इकोनॉमिक्स में। बाकी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू का बहुत ही अच्छा खासा रोल हो सकता था, बट अगर इकोनॉमिक्स का उठा के देखो ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। ये वाला 3 चैप्टर था, इससे क्या ही पहले का क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा जाता था, अभी बहुत ही पैटर्न अलग हो गया, केस बेस पूछने लगा है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो माइक्रो के थे, 1 2 3, पहले तो माइक्रो के क्वेश्चन ही कितने आते थे, 3 क्वेश्चन, 3 से 4 मैक्स टू मैक्स। तो पीवाईक्यू का इकोनॉमिक्स में उतना रोल नहीं रहा है, बट हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि कुछ टॉपिक्स तो मैच कर ही रहे थे। बात करते हैं मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज। आई नो बहुत बच्चों का वो आया कि मैम जिसने मोस्टली मुझे याद है जिसका 28 तारीख को पेपर था, 28 मई को जैसे ही पेपर दिए कुछ लोग तो रोने वाले फेज में चले गए कि इकोनॉमिक्स का पेपर आज तो बहुत ही डिफिकल्ट आया था। अब जब कोई भी पेपर डिफिकल्ट तभी माना जाता है जब ऐसी चीज़ें जो जनरली ना आती हों और उस दिन बहुत ज़्यादा आ जाए, खास करके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज में जो 15 मई को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आ गए थे, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे जीएसटी से, ठीक है, और कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक को मिक्स करके एक पैसेज में कन्वर्ट करके उससे क्वेश्चन आया था। तो इस वजह से फर्स्ट फेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था बच्चों को, ठीक है। बाकी फर्स्ट फेज में जो 13 को हुआ था वो तो बहुत ही ईजी था, 14 को बहुत ही ईजी था। ये तीनों चारों दिन मिला के सबसे डिफिकल्ट फेज यही था। अगर सेकेंड फेज की बात करें ना, तो सेकेंड फेज में मुझे लगता है 22 में सेकेंड शिफ्ट का इजी टू मॉडरेट था। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उसमें भी माइक्रो के पोर्शन बहुत ही ज़्यादा दे दिए थे और अनएक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल आए थे। यानी कि अगर इसमें देखोगे तो इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल्स थे और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली न्यूमेरिकल थे, जो कि ग्राफ बेस्ड भी थे, ठीक है। इसलिए बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो गया। लेकिन मोस्ट एवर डिफिकल्ट जो फेज रहा है थर्ड फेज, और उसमें 28 मई को जो आपका एग्जाम हुआ वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट साबित हुआ, क्योंकि आप ही ने बताया कि मैम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का उठा के दे दिया, ग्राफ के साथ न्यूमेरिकल दिया है, मल्टीपल ऑप्शन वाले बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल तो भर भर के दिया, 10 से 12 क्वेश्चन आपने बताया था। तो ये सबसे डिफिकल्ट फेज रहा मेरे हिसाब से थर्ड फेज, जो इसका लास्ट में हुआ है। अब थर्ड फेज में से मैं जो 2 तारीख और 3 तारीख को एग्जाम हुआ था उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही आसान पेपर आया। 2 और 3 को जितने भी पेपर हुए थे उसमें कुछ भी डिफिकल्ट टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो थर्ड फेज में 28 मई को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिला। अब बात करते हैं की फैक्टर क्या है सीयूईटी 2025 के एग्जाम में। सबसे पहले आपको समझना होगा कि इकोनॉमी का पेपर पैटर्न ही बदल गया, क्योंकि सिलेबस बदला तो पैटर्न बदल गया। पहले पैसेज आता था, अभी केस बेस्ड स्टडीज़ वाले क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत कम था, अभी न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले उतना ग्राफ वगैरह नहीं आता था, ग्राफ बहुत ज़्यादा आने लगा, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन आते थे बहुत ही लेंदी, और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। होता क्या था, इंडियन इकोनॉमिक्स में आप रट लेते थे, पढ़ के जाते थे,
लिख के चले आते थे टिक करके, बट माइक्रो में ऐसा नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तभी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और स्पीड अप की बात करें, देखो रीडिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दो पैसेज आ रहे थे, और जब किसी भी पेपर में दो पैसेज आपको देखने को मिल जाए ना, और एक ही घंटे में आपको खूब लेंदी पैसे, तो आपको थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाना पड़ता है, स्मार्ट माइंड का यूज करिए, और वो क्वेश्चन आपको बिना पैसे पढ़े करना होता है, क्योंकि वो आप सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कुछ बच्चों ने तो ये भी तक कहा कि मैम कुछ क्वेश्चन 28th वाले में कि ये हमारे लेवल का तो क्वेश्चन नहीं था। केस बेस्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे, और लार्ज पोर्शन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इन्वॉल्व हो चुका था। तो देखो 2025 में जब मोस्ट हाईलाइटेड चीज़ यही है कि माइक्रो का वेटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और ऐसे सिचुएशन में बच्चे प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। अभी भी बच्चों को यही लग रहा था कि जो मोस्टली आज पूछा जाएगा मैक्रो का ही पूछेगा, माइक्रो का बहुत कम पूछेगा। बट जैसा कि मैं स्टार्टिंग से, अगर आप मेरा डे फर्स्ट जब सिलेबस में रिकॉर्ड करी थी, उसी दिन किसी बच्चे ने पूछा, देन ही हम बोल रहे थे इस बार माइक्रो का पोर्शन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, किसी भी हाल में एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। बट आप तो आप हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते को, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल्स तो 110%, केस बेस्ड आए थे, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आए थे, जैसे कि हमने कहा कई कॉन्सेप्ट एक ही मिक्स कर दिया, जैसे कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन मिक्स कर दिया। मल्टीपल ऑप्शन वाले आए थे, ग्राफ एंड शेड्यूल से तो 110% आते ही हैं इकोनॉमिक्स में। ये कुछ ऐसे थे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। अब पैसेज तो आया था, डेफिनेटली पैसेज आता ही है। चलिए अब देखो, ये फोटो आपको देख के बड़ा ही खुशी मिल रहा होगा। आई नो हम सभी से कनेक्टेड एक चीज़ जो आई नो कल यानी कि 3 जून को जो एग्ज़ाम उनका जो एग्ज़ाम हुआ था, आपका एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, बट उनका एग्ज़ाम पिछले 18 साल से चल रहा था। अब मैंने ये इमेज लगाया क्यों है? मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेहनत। कुछ टाइम करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, नहीं हो रहा छोड़ दे, गिव अप कर देते हैं। बट कल के बाद आपने विराट कोहली का जो स्पीच सुना होगा कि विराट कोहली ने क्या कहा था कि हम अपना बचपन का, अपना जो यूथ टाइम है जिसमें मैंने अपना हर चीज़ झोंक दिया, 18 साल पूरा इंतज़ार किया इस मोमेंट के लिए, और जब सफलता मिली तो अलग सा फील था, ऑटोमेटिकली आंखों में आंसू थे। तो इससे मैं आपको यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप नहीं कर पाए हो ना, इस साल किसी वजह से हो नहीं पाया है आपसे पेपर अच्छा, तो आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना किसी के साथ मेहनत थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन भगवान भी टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इनके साथ हुआ। एंड आपको भी पता है वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहा है कल के हिस्ट्री में, IPL जीतना RCB के लिए, और मेरा तो फेवरेट है, आई नो। बट मेरा बस इससे एक ही चीज़ आपको बताना था कि कैसे हम बिना गिव अप किए कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली खुद पे फोकस कर सकते हैं। अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आप देखे हो, सुने हो, तो आपको पता है कि बिजनेस मस्ट गो ऑन, यानी कि वो बिजनेस एक बार शुरू हो जाता तो हम ये इमेजिन कर दें कि हमेशा वो चलेगा। इसी कोट के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि फोकस्ड रहिए और मेहनत करना मत छोड़िए। एक ही एक टूल है जो मुझे लगता है सक्सेस की ओर बढ़ाता है। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।